नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीएस विद्यापीठ चोपटा पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हिंदी की क्लासेस शुरू कर रखी है। तो कल हमने पढ़ा था संज्ञा और सर्वनाम। आज हम क्रिया, विशेषण और कारक, क्रिया, विशेषण और कारक 3 टॉपिकों को कवर करने का काम करेंगे, जो आपके सीधे सीधे पेपर में इन्हीं से बहुत से क्वेश्चन पूछता है। पीछे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे हैं और आगे भी बहुत से क्वेश्चन पूछेगा। आप सभी को सीटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। पहला टॉपिक रहेगा हमारा क्रिया, उसके बाद हम विशेषण को पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कारक पर। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं क्रिया का। तो हम बात करें क्रिया, क्रिया क्या होती है। हम कोई भी काम करते हैं, उसको क्या क्रिया ही बोलते हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य का करना या होना दर्शाते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य का होना या किसी कार्य का करना दर्शाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है हमारे, मूल धातु क्या होती है। धातु या मूल धातु क्या होती है। धातु या मूल धातु क्या होती है। वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर वह क्या किसका निर्माण हो जाता है, क्रिया का निर्माण हो जाता है। जैसे खेलना होता है, खेलना ये किससे बना है, खेल प्लस ना से बना है। खेलना किससे बना है, खेल प्लस ना से। खेल क्या है, मूल धातु है। खेल क्या है, मूल धातु है। ना क्या है, प्रत्यय है। इस मूल धातु में हमने ना जोड़कर किसका निर्माण कर लिया, क्रिया का निर्माण कर लिया। इसे ही क्या बोलते हैं, मूल धातु। और मूल धातु में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, किसका निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु प्लस में ना बराबर में क्रिया। जैसे हंस, जैसे शब्द होता है हंसना, किससे बना है, हंस प्लस में ना। हंस क्या है, धातु है। ना क्या है, शब्दांश है। और इन दोनों को मिलाकर हमने किसका निर्माण कर लिया, क्रिया का निर्माण कर लिया। टहलना में टहल, रोकना में रोक, भटकना में भटक, मरना में मर, मुकरना में मुकर, गुजरना में गुजर, तोड़ना में तोड़, बोलना में बोल, पीना में पी। ये सब क्या है, ये सब मूल धातु है। और इनमें क्या जोड़ा है हमने, ना प्रत्यय। ये सब धातु है और इनमें ना प्रत्यय जोड़कर हमने किसका निर्माण किया है, क्रिया का निर्माण किया है। आगे बात करते हैं क्रिया के भेद की। आगे किसकी बात करते हैं, क्रिया के भेद की। तो देखो, क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, प्रयोग व संरचना के आधार पर अलग अलग रूप से अलग अलग होते हैं। लेकिन जो इसके मुख्य भेद माने जाते हैं वो 2 माने जाते हैं। क्रिया के मुख्य भेद कितने माने जाते हैं, 2। वो किसके आधार पर होते हैं, कर्म के आधार पर होते हैं। क्रिया के मुख्य भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर। 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक होता है, दूसरा अकर्मक होता है। एक भेद सकर्मक होता है, दूसरा अकर्मक होता है। सकर्मक का मतलब होता है स प्लस में कर्म। सकर्मक का मतलब होता है स प्लस में कर्म। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ है स का मतलब होता है साथ में, किसके साथ में, कर्म के साथ में। सकर्मक कर्म के साथ में, सकर्मक अकर्मक जिस कर्म के बिना। सकर्मक में क्या होगा, कर्म होगा, और अकर्मक में कर्म नहीं होगा। सकर्मक वो होती है जिसमें कर्म होता है, अकर्मक में कोई कर्म नहीं होता है। अब हम बात करें ये कर्म क्या है। तो कर्म क्या होता है, देखो, एक होता है कर्ता, एक क्या होता है, कर्ता, दूसरा होता है कर्म। किसी भी क्रिया को, क्रिया मतलब किसी भी काम को जो करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। और जिस पर काम होता है वो क्या होता है, कर्म। जैसे बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो खिलौना किसने तोड़ा, ये काम किसने किया, क्रिया तो क्या है, तोड़ना। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, क्रिया क्या है, तोड़ना है। क्रिया तोड़ना है। किसने तोड़ा है, बच्चे ने तोड़ा है। काम करने वाला कौन है, बच्चा। तो कर्ता क्या होगा, बच्चा हो जाएगा। कर्ता कौन होगा, बच्चा। कर्म क्या तोड़ दिया, खिलौना तोड़ दिया। काम किस पर हुआ, खिलौने पर। तोड़ने का काम किस पर हुआ, खिलौने पर। तो खिलौना क्या है, कर्म है। तो जिसमें कर्म होगा वो सकर्मक होगी, जिसमें कर्म नहीं होगा वो अकर्मक होगी।
ए प्लस में कर्म, कर्म के बिना कर्म की अपेक्षा नहीं होती। किस में नहीं होती? अकर्मक में नहीं होती, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर। जैसे अब अगर हमें कर्म का पता लगाना है कि किसी भी वाक्य में कर्म है या नहीं, तो उसमें हमें क्या वह किसको, दो प्रश्न करने होते हैं, क्या वह किसको का। अगर कोई चीज है तो क्या का प्रश्न होगा, अगर प्राणी है तो किसको का प्रश्न होगा। जैसे राम ने पुस्तक खरीदी, तो राम ने क्या खरीदा? राम ने पुस्तक खरीदी। तो क्या करने से क्या मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। तो कर्म का पता करने के लिए क्या और किसको का प्रश्न करते हैं। कर्म का पता करने के लिए क्या और किसको का प्रश्न करते हैं। उड़ना, कूदना, सोना, मरना, ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। आगे बात करें सहकर्मक की। आगे बात करें सहकर्मक क्रिया। सह का मतलब कर्म, सह का मतलब कर्म होता है। सह का मतलब साथ में। किसके साथ में? कर्म के साथ में। सह का मतलब साथ, किसके साथ में? कर्म के साथ में। जो क्रिया किसके साथ में होगी? कर्म के साथ में। क्या इसमें क्या और किसको क्या और किसको का प्रश्न करने से हमें उत्तर मिलेगा? तो हाँ, क्या और किसको का प्रश्न करने से हमें उत्तर किस अब इसमें देखते हैं क्या हम कब लगाते हैं, क्या और किसको हम कब लगाते हैं। तो क्या किससे पहले लगता है? क्रिया से पहले लगता है। जैसे पहला शब्द है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। पहला शब्द क्या है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से कर्ता हो गया, पत्ते कर्म हो गया, गिरते हैं क्रिया। अब ये तो मुझे तो पता है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा? तो इसमें देखो क्या है, सेंटेंस क्या है हमारा, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कर्म का पता करने के लिए क्या का प्रश्न करना होता है? कर्म का पता करने के लिए क्या का प्रश्न करना होता है? तो इसमें कब करेंगे क्या? वृक्ष से। अब ये करता है, ये क्रिया है। गिरना क्या है? क्रिया। तो कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले हमें क्या का प्रश्न करना होता है? वृक्ष से क्या गिरते हैं? वृक्ष से क्या गिरते हैं? तो वृक्ष से क्या गिर रहे हैं? पत्ते गिर रहे हैं। तो ये क्रिया कौन सी होगी? वृक्ष से क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, सहकर्मक। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या उड़ते हैं? क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? पक्षी क्या उड़ते हैं? क्या इस बात का कोई सेंस बनता है? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? कोई सेंस नहीं बनता। तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। तो क्रिया कौन सी होगी? अकर्मक होगी। आगे बात करें, राम बाजार जा रहा है। राम क्या जा रहा है? अब इसमें देखोगे तो राम कहाँ जा रहा है, इसका तो हमें उत्तर मिल रहा है, लेकिन राम क्या जा रहा है, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। इसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो यह भी कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने क्या तोड़ दिया? खिलौना तोड़ दिया। तो ये भी कौन सी क्रिया होगी? सहकर्मक क्रिया होगी। वह पानी में तैर रहा है। वह पानी में तैर रहा है, इसमें देखोगे वह क्या तैर रहा है, इसका भी कोई सेंस बनता है क्या? वह क्या तैर रहा है, वह कहाँ तैर रहा है, इसका तो जवाब है हमारे पास, लेकिन वह क्या तैर रहा है, इसका अगर जवाब नहीं है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक। अखिलेश चिल्लाता है, तो अखिलेश क्या चिल्लाता है, इसका भी कोई जवाब नहीं है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर क्या चलाता है? गाड़ी। इसमें कर्म है, कर्म है तो ये कौन सा होगा? सहकर्मक होगा। तो क्रिया से पहले क्या लगता है? क्या लगता है? सहकर्मक जिसमें कर्म होता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता। क्रिया कर्ता के बाद में और क्रिया से पहले क्या और किसको का प्रश्न करने से हमें अगर जवाब मिल रहा है तो वह सहकर्मक है, जवाब नहीं मिल रहा है तो वह अकर्मक है। आगे बात करते हैं, सहकर्मक क्रिया के भेद कितने होते हैं? दो भेद होते हैं। इसमें से हमारे बहुत क्वेश्चन पूछता है सहकर्मक के भेद कितने? दो। एक तो होता है एक कर्मक, एक होता है द्विकर्मक। एक कर्मक मतलब जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। हरीश सेब खाता है। हरीश क्या खाता है? सेब खाता है। इसमें कर्म है, कितना कर्म है? एक ही कर्म है, तो ये एक कर्म हो जाएगी। नवीन ने छात्रों को पढ़ाया। नवीन ने किसको पढ़ाया? छात्रों को। तो कर्म है इसमें भी, लेकिन कितना कर्म है? एक कर्म है। एक कर्म है तो एक कर्मक होगी। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई,
तो इसमें देखोगे छात्रों को, नवीन ने किसको हिंदी पढ़ाई? छात्रों को। पहला क्रम, नवीन ने छात्रों को क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई। नवीन ने छात्रों को क्या पढ़ाई? हिंदी पढ़ाई। तो ये दूसरा क्रम। इसमें क्रम कितने आ गए? 2। तो यह कौन सी होगी? द्विकर्मक। जिसमें एक क्रम होता है वो एक कर्मक, जिसमें 2 क्रम होते हैं द्विकर्मक। आगे बात करते हैं क्रिया के भेद प्रयोग के आधार पर। देखो इसमें क्वेश्चन 3 तरीके से पूछता है। एक तो पूछता है प्रयोग के आधार पर, एक पूछता है प्रयोग के आधार पर, एक पूछता है संरचना के आधार पर, एक पूछता है प्रयोग व संरचना के आधार पर। प्रयोग व संरचना के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर कभी पूछे तो 5 होते हैं, संरचना के आधार पर कभी पूछे तो 5 होते हैं। लेकिन अगर कभी भी पूछ ले प्रयोग व संरचना के आधार पर तो वो 5 न होकर कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। प्रयोग व इन दोनों को मिलाकर कितने भेद हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 5 पढ़ने का काम करेंगे। पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त क्रिया। प्रयोग के आधार पर कितने हैं? 5। संरचना के आधार पर भी कितने हैं? 5। वो यही 5 है। देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है। पहली क्रिया कौन सी है अपनी? पूर्वकालिक। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम हो, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा काम हो तो कौन सी होती है? पूर्वकालिक। जैसे हरीश पढ़कर चला गया, हरीश पढ़कर चला गया। इसमें कितनी क्रियाएं आ गई? पहले हरीश पढ़ा है फिर वो गया है, पहले हरीश पढ़ा है फिर वो गया है, तो एक काम के बाद दूसरा। रमेश सोकर उठा है, रमेश सोकर उठा है, तो पहले वह सोया है फिर वह उठा है। वह चाय पीकर सो गया, वह चाय पीकर, तो उसने पहले चाय पी है फिर वो सोया है। वह खेल कर पढ़ने लगा, वह पहले खेला है फिर पढ़ने लगा है। तो इसमें देखोगे पूर्वकालिक क्रिया में पहले एक काम हुआ है उसके बाद दूसरा काम हुआ है। आगे बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की। आगे बात करते हैं प्रेरणार्थक की। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें कर्ता खुद काम न करके, जिसमें कोई भी व्यक्ति खुद काम न करके किसी दूसरे से काम करवाता है। जब कार्य अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, व्यक्ति खुद काम नहीं करता, किसी अन्य से करवाता है। जैसे सिद्धि ने नवीन से पोछा लगवाया, सिद्धि ने नवीन से पोछा लगवाया, तो अब सिद्धि ने खुद काम न करके किससे करवाया है? नवीन से करवाया है। तो इसमें क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक होगी। माली ने मालिक से पौधों को, अब माली ने खुद काम नहीं किया है, मालिक से क्या करवाया है? पौधों को पानी दिलवाया है। अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई, तो अध्यापक ने खुद काम न करके किससे काम करवाया है? छात्रों से काम करवाया है। तो जब कर्ता खुद काम न करके किसी अन्य व्यक्ति से काम करवाएगा तो वो कौन सी क्रिया में जाएगा? प्रेरणार्थक में जाएगा। अगली कौन सी है? नाम धातु क्रिया। अगली कौन सी है? नाम धातु। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से निर्मित होती है। नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती है? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से हम क्या करते हैं? क्रिया बनाते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया बोलते हैं। जैसे लाठी, हाथ, बात, गाली, लंगड़ा, शर्म, लाज, अपना, ठंडा, ये सब क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है। लाठी क्या होती है? संज्ञा, इससे हमने क्रिया क्या बना दी? लठियाना। हाथ संज्ञा होती है, इससे क्रिया क्या बन गई? हथियाना। बात से बतियाना, गाली से गरियाना। लंगड़ा, लंगड़ा विशेषण होता है, इससे क्या बन गया? लंगड़ाना। श्रम विशेषण होता है, श्रम संज्ञा होती है, क्या बन गया? शर्माना। लाज संज्ञा होती है, लज्जाना। अपना, अपनाना। ठंडा, ठंडाना। तो ये सब क्रियाएं कौन सी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं। नाम धातु क्रियाएं क्यों है? क्योंकि ये क्या हुई है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से निर्मित हुई है। और जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से निर्मित होती है वो कौन सी होती है? नाम धातु क्रियाएं होती है। याना या, इसमें प्रत्यय कौन सा लगता है? याना या आना। तो इसमें देखोगे लाठी, लाठी में याना या आना प्रत्यय है, हाथ में याना प्रत्यय है, बात में याना प्रत्यय है। तो इसमें क्या लगता है? याना या अन्ना प्रत्यय लगता है। आगे बात करें कृदंत क्रिया की। आगे बात करें किसकी? कृदंत क्रिया की। कृदंत क्रिया में वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था? मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, लेकिन जिन क्रिया में ना प्रत्यय नहीं होता वो क्रियाएं कौन सी होती है? कृदंत। जैसे खेल मूल धातु है, इससे ना प्रत्यय नहीं। जैसे खेलेगा, खेलता, खेलेगा, खेलता, क्या इसमें खेलना आ जाएगा? क्या खेलना कृदंत क्रिया होती है? खेलना कृदंत क्रिया होती है?
तो नहीं, खेलना कृदंत क्रिया नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि खेलना में क्या आ गया? ना प्रत्यय आ गया। जिसमें ना प्रत्यय होता है वह कृदंत क्रिया नहीं होती है। चल से चले चलेगा चलता, दौड़ से दौड़ेगा दौड़ता, जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता वो क्या, वो वह कृदंत क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब जिसमें क्या हो, दो या दो से ज्यादा क्रिया हो। जब किसी एक कार्य को करने के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो, जैसे वह मुझे मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी, तो मारना और डालना, मारना और डालना संयुक्त क्रिया है जिसमें एक से ज्यादा क्रियापद आ जाए। मोहन सामान को ले जाएगा, तो लेना और जाना। विक्रम ने नाश्ता कर लिया है, करना और लेना। ये सब क्या है? ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें देखोगे तो इसमें दो दो क्रियाएं यूज हो रही है। इसमें क्या है? दो दो क्रियाएं यूज हो रही है, तो ये कौन सी क्रियाएं हैं? संयुक्त क्रियाएं। अब हमने ये पढ़ा था संरचना के आधार पर 5, प्रयोग के आधार पर 5, लेकिन जब संरचना और प्रयोग को मिला लेते हैं तो 8 हो जाती है। हमने पहली क्रिया कौन सी पढ़ी? पूर्वकालिक। काम एक के बाद एक होगा तो पूर्वकालिक। प्रेरणार्थक, काम खुद न करके किसी और से करवाए। नाम धातु, नाम धातु कौन सी होती है? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्मित होती है। कृदंत, जिसमें नाम प्रत्यय नहीं होता। संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से ज्यादा क्रियापद। आगे सहायक क्रिया आएगी। आगे कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है। जैसे वह खाना खाता है, तो इसमें ता क्या है? सहायक क्रिया है। वह बाजार जा रहा था, तो रहा था क्या है? रहा क्या है? सहायक क्रिया है। वह खाना खाएगा, तो इसमें गा क्या है? सहायक क्रिया है। जो मुख्य क्रिया की सहायता करे वो क्या होती है? सहायक क्रिया। अगली सामान्य क्रिया, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। सामान्य क्रिया में सिर्फ एक ही क्रियापद होता है। जैसे बबीता गई, सिद्धि चलो, इसमें देखोगे तो गई, चलो, राम छवि जागा। क्रियापद कितने हैं? एक ही है। क्रिया कितनी है? एक ही क्रिया है। और जिसमें एक क्रिया होती है वो कौन सी होती है? सामान्य क्रिया होती है। आगे बात करते हैं सहजातीय की। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में, जैसे उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, तो चढ़ाई चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना। क्रियापद क्या है या क्रिया शब्द क्या है? एक ही है, लेकिन कितने रूपों में लिखा हुआ है? दो रूपों में। अच्छी चाल चलती है, महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयां लड़ी, मार मारी, खाना खाया। तो इन सब में क्या है? एक ही क्रिया शब्द है, लेकिन उनको दो रूपों में लिखा गया है। तो ये कौन सी क्रिया होगी? सहजातीय क्रिया होगी। अन्य कुछ छोटी छोटी क्रियाएं और है। क्रियार्थक, क्रियार्थक संज्ञा। संज्ञा क्या? देखो पहले ये बताओ संज्ञा क्या काम करता है? संज्ञा, कर्ता, कर्म ये सब काम करता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। तो क्रियार्थक संज्ञा क्रिया, अगली कौन सी है? क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है। वह क्या काम करेगी? संज्ञा क्या काम करती है? कर्ता या कर्म का काम करती है। तो जिसमें भी क्रिया किसका काम करने लग जाए? संज्ञा का काम करने लग जाए, कर्ता बन जाए। जैसे अध्ययन करने से, तो इसमें अध्ययन करना क्या है? करता है। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो इसमें ये किसका काम कर रही है? संज्ञा का। तो ये कौन सी हो जाएगी? क्रियार्थक संज्ञा। यौगिक क्रिया कौन सी होती है? यौगिक क्रिया कौन सी होती है? जिसमें मूल धातु में ना को छोड़कर अन्य प्रत्यय लग जाते हैं। चढ़ाना, इसमें कौन सा है? आना। चलाना में कौन सा है? आना। खाई में कौन सा है? ई। चली में क्या है? ई। तो ना को छोड़कर कोई भी प्रत्यय लग जाता है, वह कौन सा हो जाता है? यौगिक क्रिया। रूढ़ क्रिया, जिसमें ना प्रत्यय लगा होता है, उनको रूढ़ बोलते हैं। विधि क्रिया, जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले, जैसे यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ, जिसमें आज्ञा का पता चले, वो कौन सी होती है? विधि क्रिया होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें एक क्रिया है जिसमें बहुत से क्वेश्चन पूछता है, अनुकरणात्मक क्रिया। मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है? अनुकरणात्मक। अनुकरण का मतलब क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है रिपीटेशन। अनुकरण का क्या मतलब होता है? रिपीटेशन। कोई भी चीज को बार बार रिपीट करना, तो इसमें यही होता है। जैसे भिन भिनाना, फड़फड़ाना, खटखटाना, थपथपाना, भन भनाना, झनझनाना, हिन हिनाना, टनटनाना, थरथराना। इसमें आप देखोगे तो एक ही क्रिया है, लेकिन वो बार बार क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। एक ही क्रिया बार बार रिपीट हो रही है,
रिपीट का मतलब अनुकरण हो रही है, तो उसमें क्रिया क्या होगी, अनुकरणात्मक होगी। आगे कौन सी है, समापिका, जो वाक्य की समाप्ति पर होती है। असमापिका, जो समाप्ति पर न होकर कहीं भी हो सकती है। जैसे सामने बहता हुआ कमल अच्छा लग रहा है, यहाँ समाप्ति पर है, लेकिन यहाँ बहता हुआ कमल, तो बहना क्या है, वाक्य की शुरुआत में है। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, पढ़ना अंत में आ गया तो समापिका क्रिया है। ये अपना क्रिया चैप्टर था, हमने क्रिया को अच्छे से पढ़ा। कर्म के आधार पर दो होती है, कर्म के आधार पर दो, सहकर्मक अकर्मक, जिसमें कर्म होता है वो सहकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता अकर्मक। फिर आगे सहकर्मक के दो भेद पढ़े, एक कर्मक जिसमें एक क्रिया होती है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। सहकर्मक के दो भेद, एक कर्मक जिसमें एक कर्म, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म। आगे हमने पढ़े प्रयोग के आधार पर 5 होती है, संरचना के आधार पर 5 होती है, प्रयोग व संरचना के आधार पर 8 होती है। फिर हमने कुछ अलग एक्स्ट्रा से कुछ क्रियाएं थी उनको जाना। इससे बाहर आपका सीईटी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला चैप्टर हमारा कौन सा है, विशेषण। विशेषण क्या करता है, वे शब्द जो विशेष्य, विशेष्य मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेष्य से हमारे सीईटी में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विशेष्य से हमारे सीईटी में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे विशेषण से। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। तो विशेषण के बारे में जानते हैं, विशेषण होता क्या है। जो विशेषण सीधे सीधे बना है विशेषता से, विशेषण सीधे सीधे बना है विशेषता से, जो किसी का अच्छा बुरा गुण दोष ये सब बताते हैं, वो विशेषण होते हैं। जैसे वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम, जैसे क्या है, बच्चा है, बच्चा क्या है, किसी का नाम है तो संज्ञा है। कैसा बच्चा है, सुंदर बच्चा है। ये सुंदर क्या कर रहा है, इस बच्चे की विशेषता बता रहा है। ये सुंदर क्या होगा, विशेषण। ये सुंदर क्या होगा, विशेषण। या इसे क्या बोलते हैं, विशेषक बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, विशेषक बोलते हैं। बच्चा क्या है, संज्ञा या सर्वनाम। तो विशेषण के अंदर संज्ञा या सर्वनाम को संज्ञा या सर्वनाम न बोल के किस नाम से जाना जाता है, विशेष्य से। विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। विशेष्य क्या होता है, जिनकी विशेषता बताई जाती है, विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण जो विशेषता बताते हैं। चालाक व्यक्ति, तो इसमें व्यक्ति क्या है, विशेष्य, और चालाक क्या कर रहा है, इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण होगा। बुद्धिहीन महिला, तो महिला क्या है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा है, संज्ञा है तो क्या है, विशेष्य। और बुद्धिहीन क्या है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, कौन सी महिला है, बुद्धिहीन महिला है, बुद्धिहीन है, विशेषता बता रहा है तो विशेषण होगा। अब एक और आता है प्रविशेषण, एक इसमें और होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेष्य जिनकी विशेषता बताई जाती है। प्रविशेषण, प्रविशेषण जो किसकी विशेषता बता दे, विशेषण की विशेषता बता दे। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बता दे। जैसे यह बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया, विशेषण हो गया। यह इसकी विशेषता बता रहा है, तो यह क्या हो गया, विशेष्य हो गया। लेकिन यह बहुत क्या है, यह बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, यह की या अच्छा की। तो यह बहुत अच्छा की विशेषता बता रहा है। अच्छा क्या है, विशेषण है, अच्छा क्या है, विशेषण है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाला प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोर डालते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं। चाय बेहद गर्म है, चाय बेहद गर्म है, चाय बेहद गर्म है। तो गर्म है मतलब विशेषण है, चाय क्या है, विशेष्य है। बेहद चाय की विशेषता बता रहा है या गर्म की, तो बेहद गर्म की विशेषता बता रहा है, गर्म विशेषण है। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। विशेषण जो विशेषता बताता है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है। आगे बात करते हैं विशेषण के भेद की, आगे बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के कितने भेद होते हैं, स्थान के आधार पर 2 भेद होते हैं। अगर हम बात करें स्थान के आधार पर तो वो 2 भेद होते हैं। अगर हम बात करें संरचना एवं प्रयोग के आधार पर तो वो 4 होते हैं। स्थान के आधार पर 2 होते हैं, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर 4 होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्थान के आधार पर 2 भेद होते हैं, इस वो आगे पढ़ेंगे हम कौन सा क्वेश्चन है। देखो 2 भेद कौन कौन से होते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण।
स्थान के आधार पर कितने भेद हैं? दो भेद, उद्देश्य और विधेय। यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? उद्देश्य और विधेय विशेषण क्या बताता है? उद्देश्य तो बताता है कि जब विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए, विधेय बताता है जब विशेष्य के बाद में विशेषण आ जाए। उद्देश्य क्या बताता है? जब विशेष्य से पहले विशेषण आ जाए और विशेष्य के बाद में विशेषण आ जाए, वो विधेय बताता है। तो हमने विशेषण को कितने तरीके से यूज कर लिया? हमने विशेषण को दो तरीके से यूज कर लिया। एक तो विशेष्य के पहले उद्देश्य, एक विशेष्य के बाद में विधेय। तो हम यही पूछता है कि विशेषण को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं? तो वो दो तरीके से यूज कर सकते हैं। इनको अच्छे से समझते हैं। जैसे स्थान के आधार पर दो भेद हैं। उद्देश्य विशेषण, यदि वाक्य में विशेषण किससे पहले आ जाए? विशेष्य से। विशेष्य मतलब संज्ञा या सर्वनाम से पहले आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम से पहले विशेषण आ जाए, वह कौन सा होगा? उद्देश्य। जैसे तरबूज क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है। कैसा तरबूज है? लाल तरबूज है। लाल क्या है? अब विशेष्य। तरबूज क्या है? विशेष्य। लाल क्या है? विशेषण। इसमें देखोगे विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है, तो कौन सा होगा? उद्देश्य होगा। आज सुहावना मौसम है, मौसम विशेष्य, सुहावना विशेषण। तो विशेष्य से पहले विशेषण आ रहा है, तो कौन सा होगा? उद्देश्य। गाय मीठा दूध देती है, तो दूध क्या है? विशेष्य। मीठा क्या है? विशेषण। विशेष्य से पहले विशेषण आएगा, तो उद्देश्य होगा। बहुत मीठा आम, तो आम क्या है? विशेष्य। मीठा क्या है? विशेषण। बहुत क्या है? पर विशेषण। अब आम से पहले क्या आ गया? विशेषण आ गया। विशेष्य से पहले विशेषण आ गया, कौन सा होगा? उद्देश्य विशेषण होगा। आगे बात करते हैं विधेय। इसमें विशेष्य के बाद में विशेषण रहेगा। जैसे आज मौसम सुहावना है, तो विशेष्य पहले आ गया, विशेष्य पहले आ गया और सुहावना विशेषण है, तो विशेषण क्या आ गया? बाद में आ गया। जब विशेष्य के बाद में विशेषण आए, विधेय होगा। विशेष्य से पहले आए, उद्देश्य होगा। आम बहुत मीठा है, विशेष्य विशेषण। विशेष्य के बाद में विशेषण है, तो विधेय होगा। चांदी असली है, चांदी विशेष्य है, असली विशेषण है। विशेष्य के बाद में आए तो विधेय होगा। तो उद्देश्य और विधेय विशेषण को कितने प्रकार से यूज कर सकते हैं? दो प्रकार से यूज कर सकते हैं, एक विशेष्य से पहले और एक विशेष्य के बाद में। आगे बात करते हैं प्रयोग एवं संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला भेद है संख्यावाचक। संख्यावाचक के नाम से ही पता चल रहा है, किसका बोध कराएगा? संख्या का बोध कराएगा। संख्यावाचक के नाम से पता चल रहा है, किसका बोध कराएगा? संख्या का। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का, इसके भेद कितने होते हैं? इसके भी दो भेद होते हैं। यहां से भी अपना क्वेश्चन बन जाता है कि संख्यात्मक विशेषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित का मतलब जो चीज निश्चित है, निश्चित का मतलब जो चीज निश्चित है, अनिश्चित जो अनिश्चित है। जैसे 2, 4, 6। निश्चित का सीधा सा मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं, अनिश्चित का जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे 2, 4, 7, 20 के 20, 6 के 6, 50 के 50। तो ये सब क्या है? इनको हम गिन सकते हैं। 50 के 50 मतलब 50 में से 50। आगे अनिश्चित की बात करें, अनिश्चित की बात करें, कुछ को क्या गिनेंगे? कई, बहुत सारे, बीसों, हजारों, अनेक, लगभग 20, 40, हजारों, 50। ये सब क्या है? इनको हम गिन नहीं सकते। गिन नहीं सकते तो किस में जाएंगे? अनिश्चित में। संख्यात्मक जो संख्या का बोध कराते हैं, दो भेद, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जिनको गिन सकते हैं, अनिश्चित में जिसको गिन नहीं सकते। आगे बात करें, निश्चित संख्यावाचक के भी आगे भेद होते हैं, निश्चित संख्यात्मक विशेषण के भी आगे भेद होते हैं। पहला भेद है क्रम बोधक, जो क्रम बताता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो क्रम बताए वो क्रम। आवर्ती, दोगुना, तिगुना, चौगुना, ये क्या होती है? आवर्ती। समूह या समुदाय बोधक, जो समूह को बताता है, तीनों, चारों। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक का मतलब एक एक, जो एक एक चीज को बताए, एक एक, हर एक। गणना बोधक, गणना बोधक जो गिनती को बताएगा। जैसे इसके दो भेद होते हैं, पूर्णांक, अपूर्णांक। तो गणना बोधक में 1, 2, 3, 4 ये सीधी, ये पूर्णांक में हो जाती है। अपूर्णांक में पाव, आधा, पौन, सवा, डेढ़, ये अपूर्णांक होती है। पूर्णांक का मतलब जिसमें अंक पूर्ण हो, जैसे 1, 2, 3, 4 ये अंक पूर्ण है। लेकिन डेढ़, 1.6 ये सब क्या है? अंक पूर्ण नहीं है।
ये अपूर्णांक में जाएगा। पीछे अपने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम पूर्णांक बोधक में ओ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखो तीन क्या है, पूर्णांक बोधक है, इसमें हम ओ जोड़ देते हैं, यह क्या बन जाएगा, तीनों बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तीनों मतलब यह एक ग्रुप को दर्शा रहा है, किस में जाएगा, समूह या समुदाय बोधक में। तो कर्म बोधक में कर्म होता है, आवर्ती बोधक में आवर्ती होती है, समूह बोधक में समूह होता है, प्रत्येक में हर एक की बात करता है। गणना में पूर्णांक अपूर्णांक दो होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो पूर्णांक, जो अपूर्ण होते हैं वो अपूर्णांक। आगे परिमाणवाचक में मापतोल का बोध कराने वाले, देखो जिनको हम गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते, जो संख्या का बोध कराते हैं वो संख्यात्मक में चले गए। परिमाणवाचक में मापतोल वाले जितने भी चीजें हैं ये भी दो प्रकार से आती है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित जैसे 5 केजी, 4 लीटर, 40 ग्राम, 6 फीट, ये सब क्या है, निश्चित है, हम इनको क्या करते हैं, माप तोल सकते हैं। तो परिमाणवाचक में निश्चित है तो निश्चित में थोड़ा कुछ टनों चुटकी भर, ये अनिश्चित होता है तो ये अनिश्चित में जाएंगे। अगला कौन सा है, सार्वनामिक। अगला कौन सा है, सार्वनामिक। इसकी बात हम सर्वनाम में भी कर चुके हैं। अगर क्या सर्वनाम के साथ सर्वनाम प्लस में क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए। जैसे यह पेन मेरा है तो यह पेन, यह सर्वनाम है, यह संज्ञा है। अगर संज्ञा के साथ सर्वनाम आ जाए तो यह सर्वनाम न होकर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। यह सर्वनाम न होकर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। इसके भी दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक या संयुक्त सार्वनामिक। मौलिक, इनको मूल भी बोलते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, हम, जो, सो, तुम। और इनसे ही कौन से बने होते हैं, यौगिक या संयुक्त। जैसे इसका, उसका, जैसा, ऐसा, वैसा, हमारा, तुम्हारा, इनसे क्या बने होते हैं, यौगिक या संयुक्त बने होते हैं। सार्वनामिक जब संज्ञा के साथ क्या आ जाए, सर्वनाम आ जाए। जैसे यह बैग मेरा है तो बैग के साथ यह आ गया, यह घर मेरा है, घर के साथ यह आ गया, वह मोबाइल तुम्हारा है तो मोबाइल के साथ वह आ गया, ऐसा घर बनाना है, घर के साथ ऐसा आ गया। अंतिम कौन सा है अपना, गुणवाचक। अंतिम विशेषण कौन सा है, गुणवाचक। किसी संज्ञा सर्वनाम, गुणवाचक में क्या होता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा संबंधी स्थान आदि का वर्णन करता है। क्या बताता है, गुण, दोष, आकार, स्थान, टेस्ट उसका कैसा है, या संज्ञा संबंधी आदि जानकारी उसके बारे में कौन सा विशेषण देता है, गुणवाचक। कौन सा विशेषण, गुणवाचक। जिसे गुण में आ गया दयालु है, ईमानदार है, सच्चा है, सीधा है। दोष में लालची है, डरपोक है, कायर है, घमंडी है। आकार में आ गया वो आयताकार है, लंबा है, नुकीला है, काला है, नीला है, सफेद है। स्वाद में खट्टा है, कड़वी है, फीका है, नमकीन है। दशा या अवस्था, वो तरुण है, युवा है, किशोर है, बूढ़ा है। स्पर्श में खुरदरा है, चिकना है, गर्म है, कठोर है। ये सब क्या है, उसके बारे में कुछ ना कुछ चीज बता रहा है। वह दिखने में कैसा है, उसका आकार क्या है, उसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, उसका रंग कैसा है, उसका स्वाद कैसा है। ये सब हमें कौन सा विशेषण बताता है, गुणवाचक। एक और पूछता है हमसे संज्ञा संबंधी, जैसे बनारसी पान हो गया, फिरोजाबादी, मेवाती, जोधपुरी, चीनी, भारतीय। जैसे भारतीय व्यक्ति, तो व्यक्ति संज्ञा या संज्ञा है, और भारतीय क्या है, भारतीय उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, उसका स्थान बता रहा है, वो कहां से है, भारत से। तो भारतीय क्या होगा, गुणवाचक विशेषण होगा। उसका काल बता दे, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, आधुनिक। जैसे दैनिक अखबार होते हैं, मासिक अखबार होते हैं, वार्षिक, आधुनिक, प्राचीन, ऐतिहासिक। ये सब क्या है, काल बताते हैं, समय बताते हैं। ये भी किस में जाएंगे, गुणवाचक विशेषण में। आगे हम बात करते हैं विशेषण की अवस्थाओं की। तो विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। देखो अवस्था बेसिकली होती क्या है, अवस्था होती है कंपैरिजन करना। अगर किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं है, किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं है, उसके बाद में 2 के बीच में कंपैरिजन आता है, उसके बाद में सब के बीच में कंपैरिजन आता है।
जब किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं होता वो है मूलावस्था, मतलब उसकी मूल अवस्था होती है, किसी के बीच में कंपैरिजन नहीं है। जब दो के बीच में कंपैरिजन है उत्तरावस्था, जब सभी के बीच में कंपैरिजन है उत्तमावस्था। जैसे नीम कड़वा है, क्या क्या नीम कड़वा है, तो क्या किसी के बीच में कंपैरिजन है? नहीं है, तो कौन सा होगा? मूलावस्था। नीम करेले से कड़वा है, नीम करेले से कड़वा है, दो के बीच में तुलना, दो के बीच में तुलना उत्तरावस्था। नीम सबसे कड़वा है, नीम सबसे कड़वा है मतलब सभी के बीच में तुलना, तो उत्तमावस्था। ये हमारा विशेषण था। इसके बाद हम कारक पढ़ने का काम करेंगे। हमने बात की क्रिया, हमने बात की क्रिया की, हमने बात की किसकी? विशेषण की। क्रिया और विशेषण हमारा कंप्लीट है। अब हम आगे 20 या 22 मिनट में किसको कवर करने का काम करेंगे? कारक को कवर करने का काम करेंगे। कारक से हमारे बहुत से क्वेश्चन पूछता है, हमारे पिछले शीटे में भी क्वेश्चन आए थे, इस शीटे में भी हमारे कारक से बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कारक को। कारक क्या होता है? वे शब्द हैं जो संज्ञा व सर्वनाम का संबंध, देखो कारक होता क्या है? जो संज्ञा और सर्वनाम को किससे जोड़ देते हैं? क्रिया से जोड़ देते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम को किससे जोड़ देते हैं? क्रिया से जोड़ देते हैं, वही क्या है? कारक है। जैसे श्री राम जी ने रावण को बाण से मारा, तो अब देखो बाण संज्ञा है, रावण संज्ञा है, राम जी संज्ञा है, मारना क्रिया है। जो ये से है, ये को है, ये ने है, ये सब क्या कर रहे हैं? संज्ञा को किसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं? क्रिया से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये काम कौन करता है? कारक। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? कारक। कारक का दूसरा नाम क्या होता है? विभक्ति, या उसको क्या बोलते हैं? परसरक। कारक का दूसरा नाम विभक्ति, या उसको क्या बोलते हैं? परसरक बोलते हैं। कारक विभक्ति या परसरक हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही आ सकता है। देखो कारक का मुख्य काम क्या है? काम क्या है? वो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ता है। संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ेगा। अगर वह क्रिया के साथ जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा? संज्ञा और सर्वनाम को। वो किसके साथ में आएगा? संज्ञा और सर्वनाम के साथ में ही आएगा। कारक के भेद कितने होते हैं? कारक के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के भेद कितने हैं? 8 भेद हैं। या संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर पूछे, देखो एक तो पूछता है कारक के भेद कितने हैं? 8 है। संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कितने हैं? 6 है। कौन कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या संबोधन कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। पहचान देखो, कर्ता, कर्ता के साथ विभक्ति कौन सी यूज होती है? ने। कर्म कारक की विभक्ति को, करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा, संप्रदान की को या के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन में हे अरे। देखो कर्ता कारक होता क्या है? कर्ता कारक में बात किसकी होती है? कर्ता। कर्ता मतलब कार्य को करने वाले की, तो जिसमें कार्य को करने वाले की बात हो उसमें कारक कौन सा होगा? कर्ता कारक। या हमें क्या मिल जाए? ने मिल जाए। ने विभक्ति किसकी होती है? कर्ता की होती है। कर्म की बात करें तो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े या जिस पर क्रिया का फल पड़े वो क्या होता है? कर्म। और कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। करण की बात करें से या के द्वारा, यह कोई साधन या वजह की बात करता है, यह कोई साधन या वजह की बात करता है। संप्रदान में को या के लिए, जिसके लिए कार्य किया जाता है वो किस में आएगा? संप्रदान में। अपादान में से अलग, दो चीजें एक दूसरे से अलग हो रही है, उसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। संबंध में काके की रा रे री ना ने नी, एक दूसरे का संबंध दिखाता है। अधिकरण में या पर विभक्ति होती है और संज्ञा या सर्वनाम का स्थान बताता है, संज्ञा या सर्वनाम का स्थान। संबोधन की बात करें, हे हो अरे, जब किसी को क्या करते हैं? संबोधन। और संबोधन में क्या मिलता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलता है।
कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग संबंध कागे की रारेरी नानेनी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ये सब क्या है? कारक है, उनके साथ क्या है? विभक्ति है। अगर ये विभक्ति हमें सीधे सीधे अंडरलाइन करके दे दे कौन सा कारक होगा तो हम इनसे, ये अगर हमने पढ़ा हुआ है तो हम बता सकते हैं। आगे हम एक एक कारक को पढ़ने का काम करते हैं। जैसे पहला है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक की हमने पहचान क्या पढ़ी? विभक्ति पढ़ी हमने ने, कर्ता ने, कर्ता ने, और इसकी पहचान क्या होती है? जिसमें किसकी बात हो? कर्ता की बात हो। जैसे राकेश ने रोटी खाई, राकेश ने, अब किसकी बात हो रही है? राकेश की बात हो रही है, तो इस ने में विभक्ति कौन सी होगी? कर्ता कारक। अगर हम वैसे भी पहचान सकते हैं, ने विभक्ति किसकी होती है? कर्ता की। तो ने कर्ता आ गया, इसमें भी कर्ता आ गया, इसमें ने आ गया, इसमें भी क्या आ गया? कर्ता आ गया। लेकिन जब किसकी बात होती है? कर्ता की बात होती है। जैसे चंद्रमा चमकता है, अगला सेंटेंस क्या है? चंद्रमा चमकता है, तो इसमें बात किसकी हो रही है? चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? कर्ता है। चंद्रमा की बात हो रही है, चंद्रमा क्या है? कर्ता है। जिसमें कर्ता की बात हो वो क्या होता है? कर्ता कारक होता है। जिसमें कर्ता की बात हो वो क्या होता है? कर्ता कारक। लड़की स्कूल जाती है, लड़की की बात हो रही है, लड़की क्या है? कर्ता है, इसमें क्या होगा? कर्ता कारक। सीता गाना गाती है, तो किसकी बात हो रही है? सीता की, इसमें क्या होगा? कर्ता कारक। या तो कर्ता कारक की विभक्ति क्या आएगी? ने, और जिसमें ने विभक्ति ना दे रखी हो तो उसमें विभक्ति क्या होती है? शून्य होती है। उसमें विभक्ति क्या होती है? शून्य होती है। इनमें कारक विभक्ति क्या है? शून्य। शून्य विभक्ति बोल देते हैं, या इसको अप्रत्यक्ष विभक्ति बोल देते हैं, या इसको परोक्ष विभक्ति बोल देते हैं। शून्य, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अगले कारक की बात करें, ये कौन सा कारक है? कर्म। कर्म मतलब जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया या जिस पर काम होता है, इसकी विभक्ति क्या होती है? को। जैसे माता जी कपड़ों को धो रही है, इसमें को क्या है? कर्म कारक है। माँ ने धोबी को कपड़े दिए, इसमें को क्या है? कर्म कारक है। बड़ों को सम्मान देना चाहिए, तो इसमें को क्या है? कर्म कारक है। हमारे घर के चारों ओर बगीचा है, राम वन को जाते हैं, तो को क्या है? कर्म कारक है। अब देखो, जिसमें आ जाए क्या? दिशा आ जाए। जिसमें क्या आ जाए? दिशा या गमन की बात आ जाए। जैसे चारों ओर, चारों ओर, की ओर, तीनों ओर, दोनों ओर, ये सब भी किस में जाते हैं? कर्म कारक में जाते हैं। कर्म कारक में क्यों जाते हैं? जैसे हमारे घर के चारों ओर, हमारे घर के चारों ओर क्या है? बगीचा है। इसमें घर की बात हो रही है या बगीचे की बात हो रही है? घर तो करता है, कर्म क्या है? बगीचा है। तो इसमें घर की बात ना होकर किसकी बात हो रही है? बगीचे की बात हो रही है, कि हमारे घर के चारों ओर क्या है? बगीचा। इसमें बगीचे की बात हो रही है, बगीचा कर्म है, तो इसमें कारक भी फिर कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। इसमें कारक भी कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। आगे बात करते हैं करण कारक की। तो करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से या के द्वारा। जैसे बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, इसमें क्या होता है? कोई न कोई साधन या वजह होती है, कोई कारण होता है। बच्चों के द्वारा, इसकी विभक्ति क्या होती है? के द्वारा। बच्चों के द्वारा, या बच्चे बस से स्कूल जाते हैं। अब देखो, करण कारक में और क्या आता है? अंग भंग, समय पूछा या बताया जाए, के साथ। इसमें क्या आता है? के साथ भी आता है। तो वह लंगड़ा है, अंग भंग है, अंग भंग है तो करण कारक। अभी 8 बजे हैं, टाइम पूछा या बताया जाए, करण कारक। वह अभिषेक के साथ, के साथ आ गया, करण कारक। तो करण कारक में क्या याद रखना है? से, के द्वारा, के साथ, अंग भंग, और क्या याद रखना है? टाइम पूछा या बताया जाए, किस में आएगा? करण कारक में। आगे बात करते हैं संप्रदान कारक की। संप्रदान में क्या होता है? को, के लिए, के वास्ते, के निमित्त। किसकी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक की। किसकी विभक्ति होती है? संप्रदान की। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, भगवान के वास्ते जाने दो, बच्चों के निमित्त मिठाई लाओ। तो जिसमें क्या आ जाए? के लिए आ जाए, के वास्ते आ जाए, के निमित्त आ जाए, उसमें कौन सा कारक? संप्रदान। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, कर्म के साथ विभक्ति कौन सी है? नो विभक्ति, को विभक्ति है। कर्म के साथ कौन सी? को विभक्ति। संप्रदान के साथ कौन सी विभक्ति? को विभक्ति। कर्म के साथ भी को विभक्ति है, संप्रदान के साथ भी को विभक्ति है। तो हम कौन सी विभक्ति कहाँ यूज करेंगे? देखो, संपर्क दान,
संप्रदान, देखो इसमें क्या होता है, वस्तु हमेशा के लिए देना। कोई भी वस्तु है, अगर हम किसी को कुछ समय के लिए देते हैं, कुछ समय के लिए देते हैं, कुछ समय के लिए देने का मतलब कुछ समय के बाद उसे वापस ले लेंगे, उसे वापस ले लेंगे तो उसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। लेकिन कोई वस्तु है, कोई वस्तु है हमने उनको हमेशा के लिए दे दी, कोई वस्तु हमने किसी को हमेशा के लिए दे दी, तो हमेशा के लिए देने में मतलब हमने उसको दान कर दी, दान करने में कौन सा आएगा, संप्रदान आएगा। दान करने में कौन सा आएगा, संप्रदान आएगा। जैसे माता जी ने भिखारी को दान दिया, अब दान दिया तो दान कभी वापस थोड़ी लिया जाता है, तो वापस नहीं लिया जाता तो वो किस में जाएगा, संप्रदान में। राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो ये तो है नहीं राजा ने आज वस्त्र दिए हैं तो कल वो उसे वापस ले लेगा, उसे वापस तो नहीं लेगा, तो वापस नहीं लेगा तो कारक कौन सा होगा, संप्रदान होगा। आगे कौन सा कारक है, अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है, दो चीजों को अलग करने के भाव में अपादान कारक यूज करते हैं। इसमें विभक्ति से किसके लिए आती है, अलग या जुदाई या पृथक्करण से। देखो बबीता रोहन से दूर चली गई, तो बबीता रोहन से क्या हो गई, अलग हो गई, अलग होने के भाव में अपादान कारक। मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं दिल्ली से जा रहा हूं, तो मैं दिल्ली से जा रहा हूं, तो दिल्ली से मैं अलग हो रहा हूं, अलग हो रहा हूं तो अपादान कारक। मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, यही वो सेम बात रिपीट हो गई, इसमें भी क्या, अपादान कारक। अपादान कारक में तुलना भी आती है, अपादान कारक में तुलना भी आती है। तुलना का मतलब क्या होता है, हम किसी एक का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने का मतलब भी क्या है, हम उन दोनों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। अगर हम उन दोनों को अलग कर रहे हैं तो अलग करने के भाव में कौन सा कारक यूज होता है, अपादान कारक। जैसे सीमा सचिन से सुंदर है, सीमा सचिन से सुंदर है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं, तुलना में कौन सा आएगा, अपादान कारक। अगला कौन सा है, संबंध कारक। अगला कौन सा है, संबंध, जो क्या काम करता है, संबंध दिखाने का। का के की, रा रे री, ना ने नी, इसकी 9 विभक्तियां होती हैं। जैसे देखो राम का भाई दौड़ रहा है, तो इसमें का क्या है, राम का भाई, संबंध दिखा रहा है। वह मनीषा की पुस्तक है, मनीषा और पुस्तक के बीच में संबंध दिखा रहा है। अब इसमें देखो तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, तुम्हारा भाई, संबंध दिखा रहा है। संबंध दिखा रहा है तो संबंध कारक। अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दीजिए, तो इसमें के क्या है, संबंध दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है तो संबंध कारक। यह वर्दी मेरी है, संबंध दिखा रहा है, संबंध कारक। आपकी हिंदी अच्छी है, संबंध है, संबंध कारक। तुम्हारी आंखें सुंदर हैं, बात का धनी, तो इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ संबंध दिखा रहा है, तो जब भी संबंध दिखाएगा कारक कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। आगे 2 छोटे छोटे कारक और रह जाते हैं, कौन कौन से हैं, अधिकरण, कौन कौन से हैं, अधिकरण और संबोधन। अधिकरण क्या होता है, में या पर, या क्या बताता है हमें, संज्ञा या सर्वनाम का स्थान। जैसे बंदर डाल पर बैठा है, बंदर किस पर बैठा है, डाल पर बैठा है, तो इस पर में कौन सी विभक्ति होगी, या इस पर में कौन सा कारक होगा, अधिकरण। मछली पानी में तैरती है, मछली पानी में तैरती है, तो में अधिकरण कारक। वीर सिपाही युद्ध भूमि में शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए, युद्ध भूमि में, स्थान बता रहा है, स्थान बता रहा है, अधिकरण। आगे संबोधन की बात करें, जब हम किसी को संबोधन करते हैं, इसमें विस्मय अधिबोधक चिन्ह मिलता है हमें। जैसे देवियों और सज्जनों, हे राम यह क्या हो गया, अरे आप आ गए, हे ईश्वर रक्षा करो, वाह तुम सफल हो गए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं किसी को, तो संबोधन के संदर्भ में कौन सा आता है, संबोधन। तो उम्मीद है आपको क्रिया, विशेषण और कारक, ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। ऐसे ही पढ़ने के लिए वीएस विद्यापीठ चोपटा से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।